समय बदल रहा है, समीकरण बदल रहे हैं, और उसी समीकरण में जो कुछ नए समीकरण आ रहे हैं उसमें बीजेपी के कुछ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उसको एनालिसिस करके रिपोर्ट भी भेज रहे हैं। हम आज आपको बताएंगे कि वो एनालिसिस आखिर है क्या। एक बात और आप लोग कहेंगे कि यहाँ तो मामला साफ है, एक तरफ आरसीपी सिंह रहेंगे, दूसरी तरफ कौशलेंद्र कुमार रहेंगे, नीतीश जी का अपना प्रभाव रहेगा, लड़ाई थोड़ी दिलचस्प होगी, लेकिन जीत कौशलेंद्र कुमार की होगी। ये आम जनता इस बात को समझ सकती है, लेकिन ट्विस्ट क्या है इस बात को आप समझिए। लेकिन बॉस, खेल कुछ और है, समीकरण कुछ और है, जमीनी स्तर पर समीकरण कुछ और है। जब आप नालंदा जाइएगा तो वहां का समीकरण कुछ और है, वहां के जमीन पर जो समीकरण बन रहे हैं, मैं वो समीकरण आपको बता रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और 40 दिन 40 लोकसभा इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 40 दिन में हम कोशिश करेंगे कि जो बिहार की 40 लोकसभा सीट है उसका एनालिसिस करें और आप तक पहुंचाएं। ग्राउंड लेवल पे क्या स्थिति है, जो उम्मीदवार कौन कौन से हैं, उम्मीदवारों की स्थिति क्या है। हम भविष्यवक्ता नहीं हैं तो हम आपको बता नहीं सकते हैं कि जीत कौन रहा है या कौन जीतेगा। हाँ, स्थिति क्या बन रही है हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग नालंदा की बात करते हैं। नालंदा की बात इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका नालंदा का एक ऐतिहासिक धरोहर रहा है। दूसरी चीज़ है कि नीतीश कुमार जो अभी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनकी कर्मभूमि जन्मभूमि भी रही है और वो कल्याण बिघा से आते हैं नालंदा के। और दूसरी बात ये है कि नालंदा की लड़ाई थोड़ी दिलचस्प होने वाली है। उसके दो कारण हैं। एक कारण कि हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि नालंदा से नीतीश कुमार खुद चुनाव लड़ें। दूसरी तरफ भाजपा जिन पहलवानों को तैयार कर रही है वो भी खासा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ तो कौशलेंद्र कुमार जो अभी सांसद हैं जदयू से, कौशलेंद्र कुमार की उम्मीदवारी पर यूँ कह सकते हैं कि वो नीतीश कुमार के आशीर्वाद प्राप्त नेता हैं। अगर नीतीश कुमार आज हाथ खींच लेते हैं पीछे तो कौशलेंद्र कुमार नालंदा सीट कभी नहीं जीत सकते हैं, चाहे वो किसी पार्टी से भी रहें। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि नालंदा में कौशलेंद्र कुमार चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव नीतीश कुमार ही लड़ते हैं और उन्हीं के नाम पे ही नालंदा में चुनाव होता है। अगर हम जाति विशेष की बात करें तो कुर्मी जाति जो जिससे नीतीश कुमार आते हैं, उन जाति की बहुलता है। लगभग 8-8.5 लाख जो वोट है वो कुर्मी जाति की है और डिसाइडिंग फैक्टर भी है। मतलब अगर जिधर भी कुर्मी समाज जाता है लगभग जीत वहाँ उधर तय होती है। अब ऐसे हालात में आप कहेंगे कि फिर बात क्या बनती है। एक तरफ नीतीश कुमार हैं, आरजेडी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, माई समीकरण प्लस कुर्मी एक साथ आ जाएगा और सीट आसानी से निकल जाएगी। तो इस संसदीय सीट पर, इस लोकसभा सीट पर बात ही क्यों कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस सीट पर जो इतना आसान है उस पर सबसे पहले हम क्यों बात कर रहे हैं। हाँ, जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे, सारा एनालिसिस समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम इस सीट पे ही बात सबसे पहले क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर नीतीश कुमार उतरते हैं मैदान में तब तो कोई बात नहीं होगी, नीतीश जी जीत सकते हैं, बहुत आराम से जीत सकते हैं। हालांकि राजनीति में कुछ भी ये नहीं होता है कि 100% श्योर हैं कि आप उस चीज़ को हासिल ही कर सकते हैं, आपकी जीत ही तय होगी, ये 100% श्योर नहीं होता। लेकिन फिर भी जब नीतीश कुमार मैदान में आएंगे तो लगभग मैदान साफ रहेगा। अब जब नीतीश कुमार मैदान में नहीं आएंगे तो कौशलेंद्र कुमार की उम्मीदवारी होगी। हालांकि कुछ 1-2 आईएएस जो हैं, जो नीतीश जी से काफ़ी नज़दीकी हैं, उनकी भी चर्चा हो रही है। लेकिन अब क्या होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं। अभी तक जो वस्तु स्थिति है उसमें कौशलेंद्र कुमार की दावेदारी लगभग तय मानी जा रही है। कौशलेंद्र कुमार, अब हम आते हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है नालंदा। जी हाँ, तो अगर हम कुर्मी जाति को समझेंगे तो इस जाति में कई उपजातियाँ भी है जिसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और जो मैनेजमेंट है बीजेपी का
वो इस बात को समझ भी रहा है, उसने रिसर्च भी किया है, उसने एनालिसिस किया है, और तब जाके ये एक समीकरण बन रहा है जो कहीं ना कहीं भाजपा के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। एक बात और आप लोग कहेंगे कि यहाँ तो मामला साफ है, एक तरफ आरसीपी सिंह रहेंगे, दूसरी तरफ कौशलेंद्र कुमार रहेंगे, नीतीश जी का अपना प्रभाव रहेगा, लड़ाई थोड़ी दिलचस्प होगी, लेकिन जीत कौशलेंद्र कुमार की होगी। ये आम जनता इस बात को समझ सकती है, लेकिन ट्विस्ट क्या है इस बात को आप समझिए। अब जो रिसर्च हो रहा है भाजपा का, वो रिसर्च ये कहता है कि कुर्मी जाति में भी कई उपजातियां हैं और उन उपजातियों के भी अलग अलग वोट हैं, उनका सोच है, उनका रहने सहना, पहनावा ओढ़ावा, बात करने की जो थोड़ी बड़ी भाषा, वो मतलब अलग अलग। इवन कि ऐसा होता है कि एक उपजाति दूसरी उपजाति में शादी भी नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम जाति विशेष की बात करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कोई एक्स जाति से आता है, कोई बाई जाति से आता है, तो एक जाति दूसरे जाति से शादी करने में थोड़ा संकोच करता है। हालांकि अब धीरे धीरे समय बदल रहा है। सेम चीज़ अगर हम कहें तो कुर्मी जाति की उपजातियों में भी यही बात है। वो लोग भी, उन लोग का भी रहन सहन, पहनावा, सब कुछ बिल्कुल अलग है। तो अब एक स्टेज पे वो नीतीश कुमार के कारण बहुत दिनों से आते रहे हैं और आते रहे हैं, साथ में वोट भी करते रहे हैं। नीतीश कुमार और उनके कैंडिडेट जीतते भी रहे हैं। समय बदल रहा है, समीकरण बदल रहे हैं, और उसी समीकरण में जो कुछ नए समीकरण आ रहे हैं उसमें बीजेपी के कुछ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उसको एनालिसिस करके रिपोर्ट भी भेज रहे हैं। हम आज आपको बताएंगे कि वो एनालिसिस आखिर है क्या। अब जो उपजाति है कुर्मी उपजाति, उसमें लगभग मोटा मोटी जो नालंदा में स्थिति है उसमें ये स्थिति है कि लगभग 4 उपजाति जो डोमिनेंट करती है। सबसे पहला कोचैसा कुर्मी, ठीक है, जो कुर्मी की उपजाति है, उनकी संख्या लगभग मोटा मोटी 3 लाख से 3,20,000 के आसपास आती है और यो कहें कि सबसे बड़ी आबादी है कोचैसा कुर्मी की, ठीक है। कोचैसा कुर्मी की एक खासियत ये है कि ये कच्छ से आए हैं और अपने आप को शिवाजी के वंशज बताते हैं। शिवाजी के वंशज बताते हैं और शिवाजी से ही अपने आप को कनेक्ट भी करते हैं। इनका पहनावा ओढ़ावा भी आज भी कच्छ गुजरात का जो पहनावा ओढ़ावा है कच्छ का, वैसा ही है। आज भी महिलाएं उसी तरीके से साड़ी पहनती है। आपने नोटिस किया होगा कि कपड़े जो होते हैं उनमें कुछ एक कारीगरी की होती है, सितारा उतारा लगा होता है। बिल्कुल अभी भी कुछ जो बूढ़ी महिलाएं हैं वो उसी तरीके से कपड़े को पहनती हैं, यानी उन्होंने अपने आइडेंटिटी को नहीं छोड़ा है। उन्हें पता है कि हम कच्छ से आए हुए हैं, हम कोचैसा कुर्मी हैं, ठीक है। नीतीश जी का जो बवंडर चला, जो एक आग लगी कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री माफ़ कीजिएगा रेल मंत्री हैं या कुर्मी के एक सर्वमान्य नेता बनने वाले हैं, उसमें इन लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे जो उपजाति आती है उनका नाम घमैला है। घमैला कुर्मी की हम अगर बात करें तो जो अभी वर्तमान में जो सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार, वो घमैला कुर्मी से आते हैं और इनकी संख्या 2,80,000 से 3 लाख के बीच में है और थोड़ा मतलब कोचैसा कुर्मी से 30-40 हज़ार संख्या इनकी कम है। घमैला कुर्मी लगातार नालंदा से सांसद रहे हैं घमैला कुर्मी के, और वो लोग इंटैक्ट हैं, जेडीयू के साथ अपने आप को मानते भी हैं कि नहीं नीतीश कुमार ने उनको काफ़ी कुछ दिया भी है, ऐसा लोग कहते हैं। मेरा ऐसा मानना नहीं है। तीसरा जो है वो आता है समसमार कुर्मी। अब समसमार कुर्मी, आप इस बात को समझिए कि समसमार कुर्मी वो कुर्मी है जिस उपजाति से आते हैं आरसीपी सिंह। अब बात इंटरेस्टिंग इसीलिए भी है कि समसमार उपजाति, जिस उपजाति से आरसीपी सिंह आते हैं, उनकी संख्या बमुश्किल 40,000 है नालंदा में। नालंदा में बीजेपी दावा तो ठोक रही थी आरसीपी सिंह के ऊपर कि आरसीपी सिंह को हम टिकट देंगे, आरसीपी सिंह फाइट देंगे नीतीश कुमार को, संख्या है 40,000 कुर्मी का वोट कटेगा, बीजेपी का अपना समीकरण होगा, साथ में जाएगा और
हम लोग जो है वो नालंदा सीट निकाल सकते हैं और डिस्टर्ब कर सकते हैं नीतीश कुमार को। लेकिन अगर 40,000 वोट है, उसमें 20-25 हज़ार वोट जो है वो मैक्स टू मैक्स 20-25 हज़ार वोट जो है वो पड़ेगा। उस 20-25 हज़ार वोट में आप 50 से 60% वोटों को इधर उधर कर सकते हैं, या 70-80% भी अगर आप करते हैं तो 15-20 हज़ार वोट, उससे कुछ नहीं होगा। ये बीजेपी के नेता भी समझ रहे हैं, जान रहे हैं, अब समझ रहे हैं। उस समय उनको लग रहा था कि एक अच्छा फाइट है, कुर्मी से नीतीश कुमार है, एक कुर्मी से आरसीपी सिंह है, एक ज़बरदस्त फाइट होगी। आरसीपी सिंह का एक कद हो गया है, वो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, जदयू को उन्होंने बनाया है, संगठन पे उनकी पकड़ है, नालंदा से आते हैं, सारा फैक्टर उन्होंने एनालिसिस किया। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर थे जो उनसे उस समय छूट गए थे। अब बात ये आता है कि जो फैक्टर्स वहाँ छूट गए थे वो धीरे धीरे बीजेपी उसको कैच भी कर रही है। वो समझ रही है कि ग्राउंड की रियलिटी क्या है और किस समीकरण को मुझे पकड़ना है ताकि हमारा जीत जो है वो सुनिश्चित हो सके। धीरे धीरे आगे हम आपको बताते रहेंगे कि वो क्या फैक्टर है जिस पे बीजेपी काम कर रही है, और अगर वो सफल हो जाती है इस फैक्टर को भुनाने में तो नालंदा सीट भी जीत सकती है, जो बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल सीट मानी जा रही थी। ठीक है, चौथी जो उपजाति आती है वो अवधिया कुर्मी है। अवधिया कुर्मी आप लोग सब जानते होंगे, नीतीश कुमार इस उपजाति से आते हैं और 18 से 20 हज़ार के लगभग संख्या है इनकी, बहुत कम संख्या है। ठीक है, और ये सारी जो उपजातियाँ, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये सारी उपजातियाँ अपने अपने ही उपजातियों में शादी करने में विश्वास रखती है। हालांकि कुछ अगर बमुश्किल कुछ उदाहरण को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो खास करके कोचैसा कुर्मी एक ऐसी उपजाति है जो कोशिश करती है कि उनका जो कल्चर है उसमें कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करे, उनको कुछ नहीं बताए। वो अपने आप को थोड़ा इन उपजातियों से अलग मानती है। और जब हम लोग ग्राउंड पे भी गए, सारी चीज़ों को देखा, पढ़ा, एनालिसिस किया, तो हम लोग को भी लगा कि नहीं, ये बात तो सत्य है। अब इसमें क्या समीकरण बन रहा है? कोचैसा कुर्मी से अगर कोई भी उम्मीदवार बीजेपी खड़ा करती है नालंदा में, जिनका सपोर्ट अगर उम्मीदवार के साथ आ जाता है कोचैसा कुर्मी का, मैं फिर बता रहा हूं, संख्या 3,20,000 है। अगर 2 लाख से 2.5 लाख भी वोटिंग होती है और 1.5 लाख से 2 लाख वोट भी लाते हैं अगर उम्मीदवार, तो बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जाएगी। और बीजेपी इसी को भुनाने में लगी हुई है, इसी समीकरण को पकड़ा है। इसीलिए अब नीतीश जी को उतना भाव भी नहीं दे रही है जितना भाव कभी दे रही थी। अब इस उपजाति से बहुत सारे नेता हैं, बीजेपी में भी 2-3 नेता हैं। हालांकि नालंदा बीजेपी की बात करें तो वहाँ कुर्मी नेताओं की कमी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब नंबर्स ज़्यादा नहीं है। तो इसमें एक प्रेम मुखिया करके एक नेता आते हैं, छोटे मुखिया, माफ़ कीजिएगा, शायद छोटे मुखिया करके कोई एक नेता आते हैं, वो हैं, और एक प्रणव प्रकाश हैं। ठीक है, छोटे मुखिया जो हैं वो विधानसभा लड़ने लायक नेता हैं। उन्होंने ट्राई भी किया था एक बार नालंदा विधानसभा को, और अच्छा खासा वोट भी उन्होंने लाया था। तो इस बात से वो प्रूफ कर रहा है कि कुछ ऐसा चाहता है कि नालंदा लोकसभा में, जैसे घमेला कुर्मी का रिप्रेजेंटेशन तो हो गया, लगातार 2 बार से घमेला कुर्मी जो है वो नालंदा से सांसद बन रहे हैं। थोड़ा सा सेंटीमेंट है कुछ ऐसा के अंदर कि इस बार जो है जो नालंदा से मेरा सांसद हो, और ये सेंटीमेंट बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन इस बार ये सेंटीमेंट बड़ा होता चला जा रहा है। उसका एक जो बड़ा कारण है कि ये सेंटीमेंट क्यों बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि अभी तक कोई सांसद नहीं है उनकी उपजाति से। तो जो दूसरा नाम है जिसकी बात हम कर रहे हैं, प्रणव प्रकाश की,
वो लगातार जो है वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, किसानों के लिए, युवाओं के लिए नालंदा में बहुत काम किया है। अगर आप जाएंगे नालंदा में, आप घुसेंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि नालंदा में वो कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। और नालंदा के लोगों से बात करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा एहसास हो जाएगा। खास करके कोचैसा कुर्मी के बीच में बहुत पॉपुलर है, और कोचैसा कुर्मी को ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा एक भावी सांसद आ रहा है, आने वाला है। और ये सेंटीमेंट लगभग नालंदा के हर कोचैसा कुर्मी के दिमाग में आ रहा है। अब इस बात को समझिए, अगर बीजेपी, जी हां, अगर बीजेपी प्रणव प्रकाश के ऊपर बाजी लगाती है तो नीतीश कुमार के लिए बहुत टफ हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। मैं अभी भी बता रहा हूं, क्योंकि कोचैसा के 2 से 2.5 लाख वोटर अगर अलाइन हो जाते हैं प्रणव प्रकाश के साथ, प्रणव प्रकाश जो कि बीजेपी के नेता हैं, लगातार जमीन पर कोशिश कर रहे हैं, अगर वो अलाइन हो जाते हैं तो खेल बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। और इसी समीकरण पे काम कर रही है बीजेपी, और लगभग बीजेपी मूड बना चुकी है। मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत लोगों को लग रहा होगा जो नालंदा को नहीं समझते हैं, नालंदा को नहीं जानते हैं, कि नालंदा में बस एक ही लड़ाई है, आरसीपी सिंह को टिकट मिलेगा, इधर जो सांसद हैं वो 7, उनको उधर जेडीयू से टिकट मिलेगा कौशलेंद्र जी को, और फिर एक लड़ाई होगी जिसमें कि कौशलेंद्र जी जीतेंगे, पॉलिटिकल लड़ाई होगी जिसमें कौशलेंद्र जी जीतेंगे। लेकिन बॉस, खेल कुछ और है, समीकरण कुछ और है, जमीनी स्तर पर समीकरण कुछ और है। जब आप नालंदा जाइएगा तो वहां का समीकरण कुछ और है, वहां के जमीन पर जो समीकरण बन रहे हैं, मैं वो समीकरण आपको बता रहा हूं। और मैं कोशिश भी करूंगा कि हर लोकसभा में जो जमीनी स्तर पर समीकरण है उसके बारे में बताऊं, सत्य बताऊं, सच बताऊं, ताकि आप भी रूबरू हो सके कि क्या स्थिति बन रही है बिहार में। तो अगर प्रणव प्रकाश पर बीजेपी, जो कि लगभग 90% कंफर्म है कि बीजेपी दांव खेलेगी, अगर प्रणव प्रकाश पर बीजेपी दांव खेलती है तो नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, जेडीयू के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पहली बार कोचैसा कुर्मी को अपना पहला सांसद मिलेगा नालंदा से, जिसके लिए वो लोग मेंटली तैयार हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो ये था आज का एनालिसिस नालंदा से। इसमें आपको 2-3 बातें जो पता चली, आप आज तक समझते थे कि कुर्मी एक जाति हैं, लेकिन कुर्मी जाति में भी बहुत सारी उपजाति है, उनका अलग अलग पहनावा ओढ़ावा और सब कुछ है, रहने होने का तरीका भी अलग है। ये सारी बात आप जाने, किस तरीके कौन कौन उपजाति, ये भी आप जाने। कोचैसा कुर्मी, घमेला कुर्मी, समसमार कुर्मी या बधिया कुर्मी, जो नालंदा में है मेजॉरिटी में, ठीक है। और नालंदा में जो समीकरण बन रहे हैं जमीनी स्तर पर, वो क्या समीकरण है? हो सकता है आपने पहली बार एक नया नाम भी सुना हो प्रणव प्रकाश के रूप में, आपने सुना होगा, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं वो उनको अच्छे से जानते हैं। उनका कारण क्या है, नालंदा के लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने नालंदा में बहुत काम किया है और पॉलिटिकल महकमे में भी काफ़ी वो चर्चित व्यक्ति हैं। तो हमारे साथ बने रहिए इसी तरीके के वीडियो पे। हर दिन हम एक नए लोकसभा पर बिल्कुल नया विश्लेषण आपके सामने लाएंगे, जो कि जमीन से जुड़ा होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।